So it's been a beautiful weather and a beautiful day. So today's thought is about winners, and one of my favorite authors, Robert Kiyosaki, has written it. जिन्होंने वो पुस्तक लिखी थी रिच डैड पुअर डैड, उनका ये कोट है that winners are not afraid of losing. Winners are not afraid of losing. If you avoid failure, you avoid success as well. Winners are not afraid of losing. If you avoid failure, you avoid success as well. So, जो विजेता होते हैं वो हारने से नहीं डरते। अगर आप असफलता से दूर भागेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप सफलता से भी दूर भागेंगे। तो विजेता जो होते हैं वो हारने से नहीं डरते। अगर आप असफलता से दूर भागेंगे तो सफलता से भी दूर भागेंगे। दैट इज़ व्हाट टुडेज थॉट इज। सो वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट लूजिंग। हमें बिल्कुल जो है डरना नहीं चाहिए। कुछ अगर हम कोई भी नया काम करने जाएंगे, कुछ भी मेहनत करेंगे तो कुछ गलतियां होंगी और वो स्वाभाविक है। वो एकदम ऐसा कहते हैं वो कि फेलियर इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जो है कुछ असफलताएँ जो हमें मिलेंगी रास्ते में वो एकदम पार्ट है प्रोसेस का। तो इसलिए उससे घबराने की और ज़रूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत। मनीषा जी आप स्क्रीन पे दिखा सकती हैं तो मैं पढ़ भी देता हूँ एक बार। So winners are not afraid to lose. People who avoid failure avoid success. Winners are not afraid to lose. People who avoid failure avoid success. विजेता हारने से नहीं डरते। जो लोग असफलता से दूर भागते हैं वो सफलता से भी दूर ही रहते हैं। विजेता हारने से नहीं डरते। जो लोग असफलता से दूर भागते हैं वो सफलता से भी दूर ही रहते हैं। It's a very important message, sir, and I think हमें रोज़ इस बात को याद रखना चाहिए कि कोई भी असफलता है तो इसका मतलब सफलता का प्रोसेस है, तो हम सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या इस तरह से भी बिल्कुल, ज़रा भी छोटी छोटी चीज़ों से हमें डरना नहीं चाहिए, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। हमने जब अपना प्लान बना लिया, जैसे हमने एक दिन बात की थी कि वंस वी हैव मेड आवर गोल वी डोंट चेंज आवर गोल, वी ओनली चेंज आवर प्लान्स। तो हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहें, चेंज करते रहें अपनी अप्रोच को, अपने प्लान को। और तो दैट इज़ व्हाट यू नो। तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। मेंटल हेल्थ हो गई, अब फिजिकल हेल्थ पे आ जाते हैं। बिल्कुल फिजिकल हेल्थ पे आ जाते हैं। Now for your convenience I will just stop my video and audio. Okay, so वक्त है फिर से वार्म अप एक्सरसाइज करने का और हमारा कुछ बातें करने का। उसके साथ साथ में ये जब हम एक्सरसाइज करते हैं, मैं एक्सरसाइज के साथ साथ ही बात इसलिए कर लेती हूँ ताकि अलग से उसमें वक्त ज़ाया न करना पड़े। ज़ाया तो नहीं कहना चाहिए, मगर वक्त क्योंकि कम होता है सेशन में तो अलग से वक्त इस पर ना देना पड़े, इसलिए एक्सरसाइज के साथ साथ ही बातें करनी जाती हैं। तो आइए सबसे पहले वार्म अप शुरू करेंगे विद आवर ड्राई रबिंग, और हम पूरे शरीर को करेंगे ड्राई रब। किसी भी पार्ट को आपको छोड़ना नहीं है, सारे पोर्शंस को हम ड्राई रब कर रहे हैं। फिर से आज बात करते करते बता देते हैं क्यों इन जगहों पर ड्राई रबिंग और क्यों ये वार्म अप एक्सरसाइज कहलाती है। क्योंकि हम अपने खून को गर्म भी कर रहे हैं, हम अपने खून के ऑब्स्ट्रक्शंस को दूर करके उसको हार्ट की तरफ जाने में भी मदद कर रहे हैं, और हम अपने हार्ट की रेट भी बढ़ा रहे हैं। वार्म अप एक्सरसाइजेस जो होती हैं, जैसा कहा जाता है कि आप कोई भी एक्सरसाइज से पहले वार्म अप ज़रूर करें। वो इसलिए होती है ताकि आपका हार्ट रेट बढ़ जाए, आपका खून का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाए, तो आगे की जो डिफ़िकल्ट या जो स्ट्रेन्यूअस एक्सरसाइजेस आप सेशन में करने वाले हैं वो एक्सरसाइजेस जो हैं
उसका प्रेशर या उसका स्ट्रेन जो है वो आप बर्दाश्त कर पाएँ, आपकी बॉडी बर्दाश्त कर पाए, इसलिए वार्म अप किया जाता है। तो हम नॉर्मल वार्म अप की जगह पर ये वाला वार्म अप करते हैं ताकि हमारे खून का जो प्रेशर है और जो खून का टेम्परेचर है वो थोड़ा बढ़ जाए। सो अब हम कर रहे हैं अपनी पिंडलियों को, अपनी काफ्स को हम कर रहे हैं ड्राई रब। तो आपको काफ्स को, अपनी पिंडलियों को बहुत अच्छी तरह से ड्राई रब करना है, घुटनों को ड्राई रब करना है। जो लोग वार्म अप एक्सरसाइजेस लगातार करते हैं हमारे साथ, तो अगर आपके घुटनों में दर्द था, आई एम श्योर आपको इन वार्म अप एक्सरसाइजेस के बाद घुटनों में थोड़ा रिलीफ ज़रूर मिला होगा, क्योंकि जितना भी घुटनों के आसपास जो खून का ब्लॉकेज होता है, जिसकी वजह से भी दर्द होता है या इन्फ्लेमेशन होता है, अंदर सूजन हो जाती है, उसमें रिलीफ मिला होगा। तो आपको दर्द में ज़रूर रिलीफ मिला होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर घुटने में कोई डैमेज है, आपका साइनोवियल फ्लूइड में प्रॉब्लम है या आपकी बोन्स वीक हो गई हैं, तो वो ठीक हो गई होंगी। दर्द में आपको ज़रूर रिलीफ मिला होगा। ऊपर आते हैं, थाइस को करते हैं रब, थाइस के बाहर करते हैं रब, इनर थाइस को करते हैं रब और हैमस्ट्रिंग्स को करते हैं रब। हैमस्ट्रिंग्स मतलब थाइस के पीछे वाला हिस्सा, इसको हम हमसे करेंगे रब। इसके बाद दूसरे पैर पर। ये याद रखना है आपको कॉन्टिन्यूसली कि आपको अपनी बॉडी से प्यार करना है, आपको अपनी बॉडी को बहुत अच्छी वाइब्रेशंस देनी है, आपको अपनी बॉडी को लगातार बोलना है आई लव यू। सो ये जिसको बोलते हैं, दिस इज़ आई थिंक द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवरसेल्व्स। तो हम घुटनों को करेंगे रब, हम अपनी थाइस को बाहर से ऊपर से रब करेंगे, साइड से रब करेंगे, अंदर की तरफ से रब करेंगे और पीछे करेंगे रब, दैट इज़ दी हैमस्ट्रिंग्स। फिर हम अपने हिप्स को करेंगे रब, उसके बाद हम अपने टमी को करेंगे रब, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। वी कम टू क्रेजी डांसिंग। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी जितनी बोन्स हैं उन सबको हम एक्टिवेट कर रहे हैं, उनमें जो खून है वो उसको हम बिना ऑब्स्ट्रक्शन के फ्लो करवा रहे हैं। तो जितने भी जॉइंट्स हैं उनको हम क्रेजीली मूव करते हैं अलग अलग तरीके से, उन तरीक़ों से, उन मूवमेंट्स में जो हम दिन भर नहीं करते हैं। तो जो मूवमेंट्स आप दिन भर नहीं करते हैं, आपको वो वाले मूवमेंट्स करने हैं। आपको बॉडी को बेसिकली हर पार्ट को आपको जितना ज़्यादा हो सके, जितनी ज़्यादा डायरेक्शंस में हो सके उतने डायरेक्शंस में आपको घुमाना है। एंड वी कॉल दिस क्रेजी डांस, क्योंकि हम ये नहीं चाह रहे कि आप अपनी बॉडी में कोई भी कंट्रोल मूव करें, क्रेजीली मूव करना है, जैसे बिल्कुल आप होश खो बैठे हैं और आप मदमस्त होकर के कर रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको जो है अपनी बॉडी में किसी भी तरह का झटका नहीं लगने देना है। सो दिस इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड क्रेजी डांसिंग। तो आप आगे पीछे जैसा भी हो, मगर आप कॉन्शियसली अपने सारे बॉडी के पार्ट्स को, सारे बॉडी के जॉइंट्स को मूव ज़रूर करिए, ताकि कहीं पर भी खून जो है वो आपका अटका हुआ नहीं रहे। Now coming to the third part, which is the vibration of the muscles. So we start with our arms और हम करेंगे वाइब्रेट, अच्छी तरह से करेंगे वाइब्रेट, जोर से करेंगे ताकि हमें जो है अच्छा वाइब्रेशन में आप ऐसे के साथ साथ ऐसे भी धीरे धीरे जैसे जैसे आप ये करने लगेंगे, आपकी बॉडी आपको बताने लगेगी कि ऐसे भी चाहिए, ऐसे भी चाहिए, ऐसे भी चाहिए। तो इन सब से क्या है, आपकी मसल्स में जो खून है, जो रुका हुआ खून है, जो ऑब्स्ट्रक्ट होता है रोज़ाना, वो बेटर चलने लगेगा। आते हैं हम अपने पैरों पर, पैरों को हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप काउंट करके 10-10 बार घुमा सकते हैं, आगे पीछे घुमाएंगे और उसके बाद हम इसको जो है वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट इस तरह से करेंगे कि हमारे काफ से लेकर के हमारी थाइस, हमारी हैमस्ट्रिंग्स, हमारे हिप्स, सब में आपको जो है वाइब्रेशन महसूस होनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि आपको किसी वाइब्रेटर में डाल दिया गया है और आपका पैर वाइब्रेट कर रहा है। कमिंग टू द अदर लेग, ये हम क्लॉकवाइज
और हम कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज और हम आगे पीछे घुमा रहे हैं एंड नाउ वी विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग इट फ्रॉम द टिप ऑफ द टो टिल द स्पाइन. You have to feel the vibration right through the calves, through your calf, through your thighs, through your hamstrings and into your hips. जब इस वक्त आपका वजन दूसरे पैर पर है तो हम कोशिश करेंगे कि दूसरा वाला पैर जो है वो थोड़ा सा झुका, मतलब थोड़ा सा मुड़ा रहे घुटनों पर से. घुटने पे जोर नहीं चाहिए. मुड़ा मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, हल्का सा कर्व रहे, पैर एकदम सीधा नहीं रहना चाहिए. उससे क्या होगा, जब आप पूरा बॉडी का बैलेंस जो है एक पैर पे डाले हुए हैं, वजन एक पैर पे डाला हुआ है आपने, तो अगर आपने घुटने को बिल्कुल सीधा कर दिया तो वो सारा प्रेशर जो है वो घुटने पे जाएगा. तो आप सोचिए जो पूरी बॉडी दो घुटनों का, जो दोनों घुटने मिलकर प्रेशर सहन नहीं कर पाते हैं, तो जब आपने इस एक्सरसाइज के वक्त अगर एक पर प्रेशर डाल दिया तो वो घुटना दर्द करने लगेगा. तो उस पर आप प्रेशर ना डालें, घुटने को हल्का सा मोड़ कर रखें, हल्का सा आगे की तरफ रखें ताकि आपका प्रेशर जो है वो सारा की सारा आपके तलवों पर जाए. मैं बार बार ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यूजुअली हम ये गलती करते हैं. बहुत लोगों को हमने देखा है, सुना है, जो बोलते हैं एक्सरसाइज भी प्रॉपर कर रहे हैं, न्यूट्रिशन भी प्रॉपर ले रहे हैं, वॉक भी प्रॉपर करते हैं, फिर भी घुटनों में दर्द है. उसकी वजह ये है कि वजन को पूरा दिन घुटनों पर ही डाले रखने की आदत है. बहुत लोग हैं जो अपने पैरों को सारा दिन ऐसे ही रखते हैं, घुटनों को बिल्कुल पीछे तान करके. उससे सारा प्रेशर जो है वो घुटने पे पड़ता है वजन का. आप कोशिश करके देखिएगा, आप 1 से 1 मिनट के लिए पूरा प्रेशर पैरों को एकदम टाइट करके सीधा करके खड़े रहिए. आपको समझ थोड़ा सा मोड़ करके ऐसे इसके वक्त रखना है. आइए अब हम घुटनों को करेंगे वाइब्रेट ताकि हम वाइब्रेशंस जो है वो हमारे पेट पर, हमारी पीठ पर, हमारे कंधों में सब जगह जाए. आंखें बंद कर पाए तो आंखें बंद कर लीजिए इस एक्सरसाइज के वक्त ताकि आप वाइब्रेशंस को और बेहतर महसूस कर पाएँ. ये वाइब्रेट हम घुटनों से ही कर रहे हैं. आपको पंजों और एड़ियों से वाइब्रेट करना नहीं है, घुटनों से ही वाइब्रेट करना है. अगर घुटनों में दर्द है तो आप घुटनों से नहीं, फिर आप हिप से वाइब्रेट करें. सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज नाउ विच इज़ द टैपिंग एक्सरसाइज, और दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज. सो नेक्स्ट स्टार्ट टैपिंग. कंधों से ही शुरू करेंगे. कंधों से शुरू करते करते हम नीचे तक आएंगे और हर पार्ट को, हर जगह को मारना है, टैप करना है. आपको कोई भी स्पेस छोड़ना नहीं है. एज यू कम हियर, ये शुरू हुआ हमारा दर्द का पोर्शन. और यस, और जिस दिन थकान ज़्यादा होगी उस दिन दर्द ज़्यादा होगा. तो आप मान के चले कि आपकी बॉडी को थोड़ा ज़्यादा रेस्ट चाहिए. अगर इस पोर्शन पर रोज़ के मुकाबले ज़्यादा दर्द हुआ तो ये पोर्शन आपकी स्पाइन, आपकी पीठ, आपके हिप्स में जो खून का ब्लॉकेज है उसकी वजह से दर्द होता है. सो हर एक बॉडी के, हाथ के हर पोर्शन को आपको जो है इस तरह से टैप करते जाना है. यहाँ पे खून बहुत जमा होता है, यहाँ आप थोड़ा ज़्यादा टैप करें. कमिंग टू द अदर हैंड. और ये हम पहुँच गए उस जगह पर जहाँ पर है दर्द, और आप उंगलियों की टिप्स तक करेंगे टैप. अगर यहाँ दर्द ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा टैप कर सकते हैं आप रुक कर, ताकि वहाँ जो खून का ब्लॉकेज है वो निकले. मगर यहाँ पर फिर प्रेशर को आप थोड़ा सा कम कीजिएगा, टाइम को थोड़ा बढ़ाइएगा. इसके बाद हम आएंगे अपनी किडनीज पर. और ये हम उसके बाद टेल बोन, जो ट्रायंगल बनता है हमारा, जहाँ हमारा स्पाइन खत्म होता है, उस पर आएंगे. एंड देन वी गो डाउन टू आवर काफ्स. अपनी काफ मसल्स को हमें जो है उसको हमें टैप करना है. टैप 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 टैप.
अंदर से, बाहर से, साइड से, सब जगह से आपको टैप करना है। घुटनों पर आइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमें टैप करना है। ऊपर आइए तो हमें जो है आइज को बाहर से, अंदर से, सब जगह से टैप करना है। हैमस्ट्रिंग्स को टैप करना है। ये वो पोर्शंस हैं जहाँ पर खून, फैट सब बहुत ज़्यादा जमा होता है, तो आपको टैप करना है ताकि खून का ब्लॉकेज ना हो। खून का ब्लॉकेज हट जाएगा तो इसका मतलब अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है हमारी बॉडी में वो धीरे धीरे हटने लगेगा। सो कमिंग टू आवर tapping on the face, let's start. Forehead, आँखें, नाक, गाल, होठ के आसपास, जॉ लाइन के आसपास, सब पूरे चेहरे को अच्छी तरह से कीजिए टैप। और जहाँ जहाँ पर आपको टैप करना अच्छा लग रहा हो, वहाँ आप मतलब आपकी बॉडी को अच्छा महसूस हो रहा हो, वहाँ आप ज़्यादा टैप कर सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस के वक्त मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने सारे थॉट्स को आप अपने से दूर रखें और सिर्फ अपनी बॉडी की बात सुने। स्पेशली वार्म अप एक्सरसाइजेस के बीच प्लीज़ दिमाग को, मन को, सबको आप अपने इन एक्सरसाइजेस में ही लगाइए ताकि बॉडी में कहाँ क्या हो रहा है ये आपको समझ में आने लगेगा। जैसे कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, अगर आपकी सांसों में बदबू है अचानक से जो रोज़ नहीं होती है, इसका मतलब बॉडी में कोई इन्फेक्शन पैदा हो रहा है। अगर आपकी जीभ का कलर ख़राब हो रहा है, अगर आप जीभ का कलर रोज़ ऑब्ज़र्व नहीं करते तो ऑब्ज़र्व करना शुरू कीजिए। जब आप ब्रश करें तब प्लीज़ एक बार जीभ निकाल करके उसका रंग ज़रूर देखिए। अगर आपको रंग बदला हुआ नज़र आ रहा है या बहुत ज़्यादा ऐसा नज़र आ रहा है कि बदल रहा है, इसका मतलब कुछ इन्फेक्शन है। या आपको यहाँ पर गर्मी महसूस हो रही है, जलन सी महसूस हो रही है, इसका मतलब कुछ इन्फेक्शन है। तो बॉडी को अगर सुनते रहेंगे तो पता चलेगा, नहीं सुनेंगे तो नहीं पता चलेगा। तो इसलिए अपने साथ अपने थॉट्स को अलग रख के सिर्फ बॉडी को ऑब्जर्व करना इन 15 मिनटों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब हम करते हैं अपनी कान वाली एक्सरसाइज। सो कान को हम ऊपर खींचेंगे, ऊपर से पकड़ेंगे, ऊपर खींचेंगे और बाहर खींचेंगे, बीच में से पकड़ेंगे और बाहर खींचेंगे, नीचे से पकड़ेंगे और खींचेंगे, और उसके बाद हम एजेस को हम इस तरह से रब करेंगे। या फॉर दोज हु हैव बीन वाचिंग फ्रॉम साउथ एंड डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी मच, आई वुड लाइक टू रिपीट व्हाट आई सेड, that your body gives you indication before it falls sick. So please be observant of your body. Please spend some time with your body, especially during these warm-up exercises. Try to look inward, keep your thoughts outside, and talk to your body. Observe what is going wrong in the body. In case you suddenly develop some symptoms, suddenly develop some bad breath, some foul smell in your mouth which is not usually there, that means you are developing some infection in the body. If you see that your tongue is getting discolored, that means there's some infection that's developing in the body. Or you suddenly feel some kind of heat on your cheeks, or you feel that you are probably you are on fire, or they start burning a lot, that means there is some infection developing in the body. And the best way to control that infection is to stop eating. Please stop eating at that time and take a lime shot. These two things are very important. Why do you need to stop eating? Because you need to divert all that energy to heal yourself and not use that energy in digesting. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए कि जब आपको लगे तबीयत ठीक नहीं है, सबसे पहला काम करना है कि आप उस वक्त कुछ खाइए मत, खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि बॉडी को सारी एनर्जी चाहिए हील करने के लिए। अगर हम सोचते हैं कि खाएंगे नहीं तो हम हील नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं। हमारी बॉडी में इतना स्टोरेज है कि हम बिना खाए खुद को बेटर हील कर सकते हैं। जब आप खा लेते हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपकी पूरी बॉडी जो है आपके खाने को डाइजेस्ट करने में जुट जाती है, तो हीलिंग हो जाती है बंद या हीलिंग हो जाती है धीमी। आपने जानवरों को देखा होगा और उन्हें कोई नहीं बताता, वो प्रकृति के हिसाब से चलते हैं कि जैसे ही उनकी तबीयत खराब होती है, जानवर दो काम करता है।
पहला वो खाना छोड़ देता है, दूसरा वो आराम करता है। तो अगर आराम करना आपके बस में ना हो, बस में हो तो बिल्कुल कीजिए, बस में ना हो तो एटलीस्ट खाना उस वक्त ज़रूर छोड़ दीजिए। यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। That is the way you can control any infection from developing further in the body. So coming to our face exercises now. So we will rub our forehead. इस तरह से हम अपने forehead को रब करेंगे, अपनी eyebrows को हम जो है इस तरह से रब करेंगे। उसके बाद हम अपनी आँखों के नीचे हम इस तरह से अपने पॉइंट्स को दबाएंगे। फिर हम आँखें जहाँ हमारी शुरू हो रही है वहाँ पर हम थोड़ा मसाज करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे, इन पॉइंट्स को दबाएंगे एंड देन वी विल। इसको आपको बहुत प्रेशर से नहीं करना है, डेलिकेट पॉइंट है, कान के नीचे से लेकर के आपको गर्दन तक इन पॉइंट्स को मसाज करना है। एंड देन वी कम टू आवर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो हम कल हमने सीखे हैं आँखों वाले, वो एक बार कर लेते हैं। इसको भी आप अपने इन एक्सरसाइजेस का पार्ट बना लीजिए, तो ये साथ साथ में हो जाते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि बाद में करेंगे तो यूजुअली इतना वक्त नहीं होता है और हम भूल भी जाते हैं, तो इनको आप साथ साथ ही अपनी वार्म अप एक्सरसाइजेस का पार्ट बना सकते हैं, सो दैट ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं आपकी आँखों के, ये आप अभी कर लीजिए। कमिंग टू आवर आइज यहाँ पर, तो कनपट्टी पर आपकी एक उंगली होनी चाहिए, उससे थोड़ा ऊपर एक होनी चाहिए और तीसरी वाली उंगली आपकी आईब्रोज के बीच में होनी चाहिए। और आपको जो है प्रेशर देना है, करीब 10 बार आप ऐसा कर सकते हैं। ये वाला जो पॉइंट है आपकी कनपट्टी का जो पॉइंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपकी आँखों की रोशनी के लिए। नाउ कमिंग टू दिस, ये वाले पॉइंट्स आपको दबाने हैं। कम टू आवर नेवल, और हमें जो है एक उंगली अपनी नेवल में डालनी है। हमारी पीठ होगी सीधी, शोल्डर्स होंगे इरेक्ट, और हम जो है अपने पेट को अंदर पीठ की तरफ पुश करेंगे और हाथ से जो आपकी नाभि में जो उंगली है उस उंगली को भी हम अंदर की तरफ पुश करेंगे। फिर से प्रेशर उतना ही जितना बॉडी बर्दाश्त करे, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत डेलिकेट एरिया है। नाखून अगर बड़े हुए हैं तो कोई कपड़ा होना चाहिए, नाखून से आपकी नाभि को चोट ना लगे। और उसके बाद में आप उसी प्रेशर के साथ 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज उंगली इसमें घुमाएंगे। एंड आफ्टर दैट अब हम करेंगे अपनी ब्रेन वाली एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। सांसें सिर्फ नाक से ली जाएगी, मुंह से नहीं ली जाएगी। और हम 14 बार सिटअप करेंगे। फिर से रूल सेम है, हिप से नीचे झुकना है, घुटनों से नहीं, घुटनों पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। चौदह बार तो करना ही है। 14 बार से ज़्यादा कर पाएँ वेल एंड गुड, 2 दिन में 2 या 3 बार कर पाएँ वेल एंड गुड। ये वाली एक्सरसाइज से दोनों काम हो रहे हैं। आपका ब्रेन तो एक्टिवेट हो ही रहा है, साथ में आपकी टमी जो है वो भी श्रिंक हो रही है क्योंकि आप उठक बैठक कर रहे हैं। आपके पैर भी ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं क्योंकि आप उठक बैठक कर रहे हैं। तो आइए अब हम आते हैं अपनी एनर्जी वाली एक्सरसाइज पर। जितना ज़्यादा आप अपने शरीर को लंबा रखेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने शरीर को एक सिंगल लाइन में रखेंगे, मतलब पेट और हिप्स दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे हुए हों, उतना ज़्यादा आप एनर्जी को भी बेटर महसूस कर पाएंगे, क्योंकि आप पूरे कंसंट्रेशन की अवस्था में, एकाग्रता की अवस्था में होते हैं उस वक्त, जब आपकी पूरी बॉडी लंबी खींची हुई होती है। सिर्फ इस एनर्जी के साथ रहेंगे हम, कोई और थॉट बीच में ना आने पाए,
keep observing this energy in your mind and keep feeling it. जैसे जैसे हाथ हमारे दूर जाएंगे वैसे वैसे आपको इस एनर्जी का एक बहुत बड़ा बॉल बनाना है। और इस क्षण में आपको सिर्फ अपने साथ रहना है। नो अदर थॉट शुड कम इनटू योर माइंड। वक्त है कोई संकल्प करने का। और इसी के साथ हम जो है अपनी बॉडी को बैलेंस करेंगे। सो आपके शोल्डर्स और स्पाइन सीधी, पेट और हिप्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे की तरफ चिपके हुए। वजन पूरा आपके तलवों पर। योर knees should be a little bent. At least your legs should not be completely straight. So you should observe, you should feel the entire weight of your body on the soles of your feet and that too in the center. तलवों के बीच में पूरा वजन होना चाहिए। धीरे से हम इस वजन को अपने पंजों पर लेकर जाएंगे। वहाँ होल्ड करें आप और उसके बाद आप वापस बीच में लेकर आएं। फिर धीरे से आप इस वजन को अपनी एड़ियों पर लेकर जाएं। पंजों को उठने ना दें। होल्ड इट देयर, डोंट लेट योर toes lift off the ground. And then bring the weight back to the center. You can do it twice, thrice as per your wish. एक चीज़ जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, usually I've seen people कि वो एक पैर पे खड़े होते हैं, या तो इस पैर पे या तो उस पैर पर। बहुत गलत आदत है। आप अपनी बॉडी को पूरी तरह से डिसबैलेंस करते हैं जब आप एक पैर पर खड़े होते हैं। स्टाइल के लिए अच्छा है, लेकिन अदरवाइज ये बहुत अच्छी आदत नहीं है। अगर आपकी ऐसी आदत है तो उस आदत को आप बदलें। दोनों पैरों पर हमेशा खड़े हों। इसलिए नहीं कि आप अच्छे दिखेंगे, इसलिए भी कि आपकी बॉडी का बैलेंस जो है दोनों पैरों पर होना चाहिए, एक एक पर नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप अपनी बॉडी में बीमारियों को इन्वाइट करते हैं। बैलेंस अगर बिगड़ रहा है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ चीज़ जो है वो प्रकृति के अगेंस्ट हो रही है हमारी बॉडी में। तो बैलेंस हमें अपना बना कर रखना है। एक चीज़ जो मुझे अभी बैलेंस की एक्सरसाइज करते करते ध्यान आई कि हमने पता नहीं वो पीछे उल्टा मूव करने वाली एक्सरसाइज आप लोगों ने प्रैक्टिस की या नहीं की, क्योंकि बैलेंसिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमारी बॉडी जितना आगे मूव करती है, जो हम रोज़ हमेशा आगे ही जाते हैं, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज के तौर पे हमें उल्टा भी मूव करना चाहिए ताकि बॉडी का बैलेंस बना रहे। तो आप जो है थोड़ा सा मूवमेंट जो है अपना उल्टा भी करें और आपकी बॉडी बता देगी। आपके हैंड के मूवमेंट से ही आप उल्टा और सीधा कर सकते हैं, और ये मैंने किया उल्टा। तो ये आप करीब 5 से 7 मिनट रोज़ करें। आप किचन में हो, आप गार्डन में हो, आप बालकनी में हो, आप अपने कमरे में हो, आपके पास जहाँ पर 5 मिनट अवेलेबल हो, प्लीज़ आप उल्टा थोड़ा मूव करें। आप और कुछ नहीं तो कमरे में भी आप उल्टा मूव कर सकते हैं, मगर उल्टा मूवमेंट बॉडी के बैलेंस के लिए ज़रूरी है। और अगर आप गार्डन में, अब अगर लॉकडाउन खुल रहा है और गार्डन आपके आसपास खुल गए और आप गार्डन में वॉक करते हैं, तो आगे आप जब नॉर्मल वॉक कर रहे हैं तो आप कुछ राउंड्स या कुछ वक्त जो है आप उल्टा भी चलें। इससे आपकी हैमस्ट्रिंग्स और हिप्स की भी एक्सरसाइज अच्छी होती है। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर एक्सरसाइजेस टुडे। ये जो हमने पिछले 10 दिन में जो आइज़ की एक्सरसाइज सीखी है, फार्मिंग, ब्लिंकिंग, कैंडल रीडिंग, ये सारी स्विंगिंग, दैट इज़ लाइट को देख करके स्विंगिंग, ये सारी एक्सरसाइजेस जो हैं ये आपको अपने स्केड्यूल में रोज़ शामिल करनी चाहिए। गुड न्यूज़ ये है दैट ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारी एक्सरसाइजेस एक साथ करें।
ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारी एक्सरसाइजेज़ रोज़ाना करें। कोई 2-3 एक्सरसाइजेज़ जो आपको ज़्यादा अच्छी लगी, जिनको आपको ऐसा लगा कि ये आपकी आँखों को ज़्यादा रिलीफ़ पहुँचा रही हैं, आप वो एक्सरसाइजेज़ करना शुरू कर सकते हैं। पामिंग में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पामिंग तो आपको दिन में 2-3 बार करना ही है। As you keep doing these exercises, आपको एहसास होने लगेगा कि आपकी आँखों की रोशनी बेटर हो रही है। आज जो हमारी एक्सरसाइज है, दैट इज लुकिंग एट द टिप ऑफ अ पेन। ये एक पेन लिया है मैंने हाथ में। इसकी जो ये टिप दिख रही है, इस टिप को आई विल, आपकी जो एल्बोज हैं वो इस तरह से शोल्डर लेवल पे होनी चाहिए। आपकी आंखें दोनों सिर्फ और सिर्फ इस पेन की टिप पर हों, इस जगह पर हों जहाँ पर आपको सिर्फ ये पेन की टिप दिख रही है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। ज़्यादा पास लाएंगे तो शायद सिर में दर्द होने लगेगा। जिस पॉइंट से आपका सिर में दर्द नहीं होता है, आप वहाँ लेकर आएंगे। आंखें सिर्फ आपकी पेन की टिप पर रहेंगी और आप हाथ को सीधा अपने सामने लाएंगे। फिर से टिप पर से आपकी नज़रें हटनी ही नहीं चाहिए और उसके बाद आप टिप को देखते रहेंगे और हाथ को वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक आप टिप आराम से देख पा रहे हैं। जिस पॉइंट पर टिप आपकी आँखों की रेंज के बाहर हो गया, वहाँ पर आपको रुक जाना है। वहाँ पर हमको करना है ब्लिंक, कम बैक। टिप को ही देखते रहना है आपको। इस पॉइंट पे कम, ब्लिंक, वापस आप यहाँ लेकर आएंगे, ब्लिंक, ब्लिंक अगेन, टेक इट बैक, सीधा टिप पर ही नज़र रहेगी, ब्लिंक, 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 ब्लिंक। आपका सिर नहीं घूमेगा, आपकी गर्दन नहीं घूमेगी, सिर्फ आपकी आंखें घूमेंगी। अगर पेन ना मिले, आप ये एक्सरसाइज अपनी उंगली के साथ भी कर सकते हैं। मगर मुझे पेन के साथ, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे पेन के साथ ही एक्सरसाइज बेटर होती है मुझसे, तो मैं पेन के साथ ही करती हूँ। आप क्योंकि उंगली थोड़ी मोटी है, पेन की टिप जो है वो बहुत पॉइंटेड है, तो उस पर शायद मुझे ऐसा लगता है कि उस पर देखते रहना ज़्यादा आसान है बजाय उंगली पर। इसके अलावा अगर आपके हाथ में कोई भी और ऑब्जेक्ट हो जो पतला हो, आप उसके साथ भी कर सकते हैं। पेन इज़ द मोस्ट कॉमनली थिंग अवेलेबल, इसलिए आई डू इट विद द पेन। ये हमने किया एक तरफ। हाथ ऐसे इसलिए रखना है ताकि आपका जो है लेवल सेम रहे, ऊपर नीचे ना हो आपका पेन। नाउ आपने ये करीब 3 बार इस हाथ से किया, उसके बाद हम इस हाथ पर आएंगे। अगेन द सेम थिंग, नाक के सेंटर में पेन रहेगा, ब्लिंक, और टिप को देखते हुए हम यहाँ लेकर आए सीधा अपने सामने, ब्लिंक, एंड देन वी टेक इट देयर, जहाँ तक आपकी आँख देख पा रही है बस उतना ही, ब्लिंक, कीप लुकिंग एट द टिप, कम बैक, ब्लिंक, 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 ब्लिंक। टिप पर से नज़र हटानी ही नहीं है, ब्लिंक, 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 ब्लिंक। आपने नोटिस किया होगा आई एक्सरसाइज के 2 ही 3 बेसिक हिस्से हैं। वन इज़ आराम देना आँखों को, दैट इज़ पामिंग, द अदर थिंग इज़ ब्लिंकिंग, एंड द थर्ड थिंग इज़ स्क्वीजिंग योर आइज, एंड फोर्थ थिंग इज़ आगे देखना, वापस पीछे देखना, आगे देखना, पीछे देखना। इस एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो जाती हैं। हमने ब्लिंक किया, और ब्लिंक भी हम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। यहाँ हमने ब्लिंक किया, फिर हम जब ऐसे लेकर जा रहे हैं तो हम अपनी आँखों को आँखों से दूर देख रहे हैं। फिर हमने किया ब्लिंक, ऐसे किया तो हम अपनी आँखों से साइड में मूव कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हमने किया ब्लिंक, वापस ला रहे हैं तो फिर से हम अपनी आँखों को साइड से ऐसे ला रहे हैं। फिर हमने यहाँ किया ब्लिंक, तो आप देखेंगे ब्लिंक भी हम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। और हम वापस यहाँ लेकर आए तो हम
दूर से वापस पास देख रहे हैं, फिर हम यहाँ कर रहे हैं ब्लिंक. सो दिस एक्सरसाइज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द एक्सरसाइजेज इन आइज. ये दिखने में बहुत ईजी लगती है, मगर ये बहुत डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि आँखों की टिप को पूरे टाइम देखते रहना बिकम्स डिफ़िकल्ट. बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी गेज़ ही छूट जाती है, आप गर्दन घुमा लेते हैं या आपकी नज़र उस टिप पर से हट जाती है, आप कुछ और देखने लगते हैं. जैसे ही आपके थॉट्स इधर उधर हुए, वैसे ही ये कंसंट्रेशन के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. जैसे ही आपने कुछ और सोचा, जैसा कहते हैं कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी, तो जैसे ही आपकी पेन की निप पर से नज़र हटती है, वैसे ही दुर्घटना घट जाती है कि आप कुछ और सोचने लगते हैं, कुछ और देखने लगते हैं. दिस एक्सरसाइज कैन बी डन फ्रॉम 3 to 5 टाइम्स एवरी डे. ये तो आप कुछ काम कर रहे हो, मैं तो ऑफिस में भी बहुत बार ऐसे बैठ के कर लेती हूँ, अगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे एक्सरसाइज की ज़रूरत है. या फिर फार्मिंग इज़ समथिंग दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. नाउ द सेकेंड थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू about the eye exercise, मतलब the last thing that I want to tell you about the eye exercise is the last step. अगर आप एक्सरसाइज लगातार कर रहे हैं, मतलब आपने जब शुरू की तो आप एक्सरसाइजेस 3-4 एक्सरसाइजेस आप एक साथ कर रहे हैं, तो वो एक्सरसाइजेस का, आई एक्सरसाइजेस का जब सेट ख़त्म हो जाए, लास्ट में पामिंग तो आपको 100% करनी है, उसके अलावा उसको तो हमें रोकना ही नहीं है. पामिंग के बाद जो आपको करना है, पामिंग के बाद आप एक हैंकी, कोई भी हैंकी हो, आप उसे गीला करें. मेरे पास ये नस्बती नैपकिन नहीं है. आप उस हैंकी को गीला करें और उसको इस तरह से आप फोल्ड करके एक पट्टी जैसी बना लें. गीला करने के बाद निचोड़ लें उसे, वो गीला होना चाहिए, पानी टपकना नहीं चाहिए. और उसको इस तरह से आप आँखों पे रख करके, और पामिंग के बाद लास्ट में आप करीब 5 मिनट लेट जाएं. आप चाहें तो इस हैंकी को आप गुलाब जल से भी भिगो सकते हैं. आपके पास हैंकी ना हो तो आप कॉटन को गुलाब जल से या पानी से भिगो करके रख सकते हैं. आँखों के अंदर नहीं डालेंगे, मगर हम आँखों पर पट्टी रख के, दिस इज कॉल्ड कोल्ड पैक. तो आपको ठंडा बर्फ़ वाला पानी नहीं, नॉर्मल पानी चाहिए. सो आप इसको रख करके 5 मिनट आराम, इससे बहुत आराम मिलता है. दिस इज़ एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज. कोल्ड पैक आप अदरवाइज भी जब चाहें तब कर सकते हैं, पामिंग के बाद में. पामिंग इज़ अ मस्ट, एंड दिस कोल्ड पैक शुड बी डन आफ्टर यू फिनिश्ड योर एक्सरसाइज. सो जैसे हम अपनी एक्सरसाइज के बाद शवासन करते हैं, जिसमें हम अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर देते हैं, एक एक मसल को रिलैक्स करते हैं, उसी तरह से इसको, ये आँखों का शवासन है कि आप कोल्ड पैक के साथ गीली पट्टी रख करके और आप उसको, आप आँखों को ठंडक दे रहे हैं और आराम दे रहे हैं. सो दिस वॉज द लास्ट थिंग. आप सोचेंगे अब तक क्यों नहीं बताया. मैं वेट कर रही थी कि जिस दिन हम आखिरी एक्सरसाइज पर बात करेंगे उस दिन मैं आपको ये बताऊँगी, बिकॉज दिस हैज़ टू बी डन एट द एंड ऑफ ऑल योर एक्सरसाइज. सो ये आप रोज़ करें. बहुत सारी आई एक्सरसाइजेज और भी पॉसिबल हैं, मगर जो बेसिक आई एक्सरसाइजेज हैं वो ये हैं जो हमने पिछले 10 दिन में की हैं. इसके बाद अगर आप ये रेगुलरली करते रहेंगे तो आपको एडवांस्ड आई एक्सरसाइजेज की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि एडवांस्ड आई एक्सरसाइजेज थोड़ा पर्सनल, इंडिविजुअल कस्टमाइजेशन पे डिपेंड करती है, आपकी आँखों की स्थिति पर, और उसमें कुछ चार्ट्स को रीड करने की एक्सरसाइज होती है. बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर आप ये वाली एक्सरसाइजेज जो हमने पिछले 10 दिन में डिस्कस की हैं, सीखी हैं, ये अगर आप रोज़ करेंगे तो आपको किसी भी तरह की एडवांस्ड आई एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. फिर से बता रही हूँ, पामिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज. आँखों को आराम देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आँखें बहुत स्ट्रेन रहती हैं. तो पामिंग आप दिन में जितनी बार कर पाएँ उतनी बार आप ज़रूर करें. नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग दैट आई वांट टू शेयर. आज जो कुलदीप ने हमसे कहा, और हम यूजुअली यही बिलीव करते रहे हैं कि हम यूजुअली यही बिलीव करते रहे हैं कि देयर आर 2 pillars of good health, nutrition and exercise. I would say there are 3 pillars of good health: nutrition, exercise and sleep, नींद. ये एक, इनफैक्ट ये एक ऐसा पिलर है जो आपकी बाकी दोनों चीज़ों का आपकी बॉडी पर क्या असर होता है. आपकी नींद इस बात को डिटरमाइन करती है कि जो आप खा रहे हैं
उसका क्या असर होगा आपकी बॉडी पर, और जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका क्या असर होगा आपकी बॉडी पर, ये जो है वो आपकी नींद डिटरमाइन करती है। नींद यूजुअली इज़ अ सब्जेक्ट जो बहुत लोग बात नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्चेस भी नहीं हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स भी नहीं हैं जो नींद को स्पेशली ट्रीट करते हैं। लेकिन नींद अगर डिस्टर्ब्ड है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आपका एसिड रिफ्लक्स होगा, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, आपके सीने में जलन रहेगी, आपका वेट बढ़ेगा। जी हाँ, नींद कम लेने से वज़न बढ़ता है, नींद प्रॉपर लेने से वज़न घटता है। जब हम वज़न घटा रहे होते हैं, जब वो हमारी कहना चाहिए मुहिम चल रही होती है, तब आपने शायद सुना होगा कि लोग बोलते हैं स्लीप। जो भी डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, जो भी आपको अगर वो समझते हैं न्यूट्रिशन को, तो जब वो आपको अगर कोई एडवाइस देंगे तो सबसे आखिर में वो ये ज़रूर कहेंगे 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। तो नींद के बिना वज़न भी बढ़ता है, अगर वज़न लूज़ करना है तो सोना ज़रूरी है। तो हम अगले हफ्ते बात करेंगे नींद पर, कैसे सोना चाहिए, किस पैटर्न में सोना चाहिए, किस तरह के विचार होने चाहिए, नींद को कैसे आप सुधार सकते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसा मैंने कहा, बहुत कम लोग बात करते हैं इस पर, और क्योंकि हम इस सेशन में वो सब काम कर रहे हैं जो दूसरे लोग नहीं करते हैं, तो दैट इज़ वाई आई चूज़ दिस टॉपिक टू टॉक ऑन स्लीप। अगर आपकी नींद बेटर हो जाएगी तो आपकी हेल्थ, बहुत जल्दी हेल्थ में सुधार दिखाई देगा। तो अगले हफ्ते हम पूरा हफ्ता नींद पर बात करेंगे, और बाय चांस अगर नींद वाला सेशन 5 दिन में ख़त्म नहीं हो पाता है तो हम उसके अगले हफ्ते भी नींद पर बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपसे एक गुजारिश और करना चाहूँगी। हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट से बात करने के लिए, आप कौन से सब्जेक्ट पर सुनना चाहते हैं, आप क्या जानना चाहते हैं अपनी सेहत के बारे में, वो थोड़ा आप कमेंट पर लिखते रहें, तो हम जो ज़्यादा डिमांड होगी उस हिसाब से भी कुछ सेशंस हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ ओवर टू पुलकी। रियल में मैम आपने कहा एक्सरसाइज दिखने में आसान है पर करने में बहुत मुश्किल है। जब वो कर रहा था अभी तब पता चला कि हाँ रियल में ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइज है ये। मुझे लगता है थोड़ा तो हाँ, लगता है। जब करते हैं तब पता चलता है कि हाँ दिखने में बहुत आसान है, बस पेन घुमाना, पर जब उसको करेंगे तो हाँ रियल में टफ है। अनीता चौधरी जी कह रहे हैं मैं लखनऊ से हूँ और मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता था और कमर में भी बहुत दर्द रहता था, पर आपकी वार्म अप एक्सरसाइज की वजह से मेरा घुटने और कमर में दोनों का दर्द ठीक हो रहा है। थैंक यू मैम। अनीता जी बहुत बहुत बधाई हो आपको भी, आपका घुटनों का दर्द और कमर का दर्द ठीक हो रहा है। और इसी तरह से अगर आप लोगों का भी फीडबैक है तो यहाँ ज़रूर आप हमें भेजें व्हाट्सअप नंबर पे। और एक पल्लवी जी हैं, वो भी यहाँ लिख रहे हैं कि मैं रोज़ मैं इस सेशन को अटेंड करने के बाद रोज़ अब 4:30 बजे उठ जाती हूँ और पूरा 2 घंटा लगता है मुझे ये वार्म अप एक्सरसाइज करने में, और जिस दिन नहीं करती हूँ उस दिन मुझे मेरी बॉडी पूरी कोसती है कि तुमने एक्सरसाइज क्यों नहीं किया। थैंक यू, आपकी वजह से मेरी बॉडी बोलने लग गई है। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा फीडबैक दिया पल्लवी जी आपने। और एक क्वेश्चन जो रेगुलर आ रहा है वो ये है कि हम जब पामिंग करेंगे उस वक्त आंखों को बंद रखना है या आंखें खोल कर रखना है? आपको बिल्कुल बंद रखना है। जब आप पामिंग करेंगे आंखों को खोल के नहीं रखना। बिल्कुल पामिंग करते वक्त आंखों को खोल के रखना हमने सिर्फ उन एक्सरसाइजेस में से बताया था कल, जब हम ये आई पैच लगा करके अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप एक आंख की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो दूसरी आंख जो पैच के अंदर है वो भी खुली रहेगी। ये इसमें आंख खुली रहेगी, पामिंग में आंखें दोनों बंद रहेगी। और ये इन एक्सरसाइज को कुछ करने का टाइम पीरियड या ऐसा कुछ है, कितने समय हमें ये करनी चाहिए या कितने टाइम तक ही करनी चाहिए, ऐसा कुछ? मतलब आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम एज ए नंबर ऑफ डेज बात कर रहे हैं कि एक दिन में कितनी बार करनी चाहिए ये लिख रहे हैं यहाँ पे? क्या इस एक्सरसाइज को कभी भी कर सकते हैं या एक दिन में करनी है तो कितने बार करनी है, कितने समय तक करनी है? कि आपकी आंखें कितनी थकी हुई है। जैसा मैंने कहा, पामिंग को आप दिन में 10 बार भी कर सकते हैं। जब भी आपकी आंखों को थकान लगे तब आप 1 से 3 मिनट की पामिंग कर लीजिए।
बाकी एक्सरसाइजेस डिपेंड करता है आपकी आंखों की क्या स्थिति है। अगर आप आंखों में बहुत, आपकी आंखें वीक हो रही हैं और आप आंखों में बहुत जल्दी फर्क देखना चाहते हैं तो दिन में 2 बार आप करें। और अगर आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हैं और आप स्वस्थ ही रखना चाहते हैं और उसके लिए आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो दिन में 1 बार इज़ एब्सोल्युटली फाइन। और वक्त कितना आपको करना है वो आपको अपनी आंखों के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। यूजुअली जो बॉल वाली एक्सरसाइजेस हैं दोनों वी और यू, वो 50 बार मतलब 50 बार यू होना चाहिए और 50 बार वी होना चाहिए। तो वो 50 बार जो ब्लिंकिंग एक्सरसाइज है आप 1 पेज पढ़ें, कैंडल रीडिंग है आप 1 पेज पढ़ें, आधा पेज पढ़ें, जिस तरह से आपके पास टाइम हो उस तरह से पढ़ें। तो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू वांट टू गेट फ्रॉम योर बॉडी। और जब कितने लंबे समय तक, एज ए नंबर ऑफ डेज कितना करना है, अगेन जब तक आंखों को ठीक रखना है तब तक करना है। अमित सिंह जी भी लिख रहे हैं कि वार्म अप एक्सरसाइज से मेरा कमर 2 इंच कम हुआ है और 2.5 किलो वेट भी लूज हुआ है मेरा। बहुत। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। जिन्होंने भी फीडबैक दिया है कि वार्म अप एक्सरसाइजेस से कमर का दर्द चला गया या और घुटनों का दर्द चला गया है, लेट मी एक्सप्लेन द रीज़न। लोग ये ना समझें कि न्यूट्रीचार्ज बीजे की ज़रूरत नहीं है, वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे और घुटना ठीक हो जाएगा, नहीं। ये बताऊँ मैं आपको, ये जो पेन किलर्स होती हैं ये उसका रिप्लेसमेंट है। वार्म अप एक्सरसाइजेस कैन रिप्लेस योर पेन किलर्स, क्योंकि पेन किलर्स दर्द को मैनेज करती हैं, दर्द को आपको एक्चुअली मैनेज भी नहीं करती। पेन किलर्स दर्द को भुला देती हैं, थोड़े वक्त के लिए आपके पोर्शन को नम कर देती हैं, तो दर्द का एहसास नहीं होता। यहाँ पर इन वार्म अप एक्सरसाइजेस से क्या हो रहा है, जो ब्लड फ्लो जो क्लॉट हो रखा है या ब्लड फ्लो जो प्रॉपर नहीं हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, उसको वो बेटर बनाती हैं। तो आर्टरीज जब वहाँ पर खुल जाती हैं तो वहाँ पे दर्द और सूजन जो है वो कम होती है, तो परमानेंटली दर्द आपका कम होने लगेगा। मगर आपके घुटनों में जो डैमेज है, अगर साइनोवियल फ्लूइड में डैमेज है या कार्टिलेज डैमेज है, तो उसको ठीक नहीं करेगी वार्म अप एक्सरसाइज। तो आपको उसके साथ साथ न्यूट्रीचार्ज बीजे लेना ही चाहिए। हाँ, वार्म अप एक्सरसाइजेस के साथ साथ न्यूट्रीचार्ज बीजे लेने से होगा ये, न्यूट्रीचार्ज बीजे का असर का एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में बेटर होगा, तो आपका घुटना जल्दी और बेटर ठीक। आशा करते हैं आप सभी को अपने अपने प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। जैसा आपने कहा था कि आप किस टॉपिक पे एक्सरसाइजेस चाहते हैं या किस टॉपिक पे आप चाहते हैं, तो काफ़ी लिख भी रहे हैं कि हमारे बाल झड़ते हैं, हमारे साथ ये प्रॉब्लम, तो इसका भी हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करते हैं कि कुछ हम हमेशा एक गूगल फॉर्म डिज़ाइन कर लेंगे ताकि उनकी क्वेरीज हमारे पास सारी एक साथ आ जाएँ। ऐसा कुछ हम कर सकते हैं प्लान, ताकि सॉर्ट आउट हो जाए कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा आ रही है। बिल्कुल ऐसा। और आज जो कंसंट्रेशन की बात करी, उससे तो महाभारत का अर्जुन वाला सीन याद आ गया कि उसकी आंख में तीर मारना है मछली की आंख में। तो कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, ये चीज़ देखा। और इस एक्सरसाइज से हम लोग काफ़ी अच्छा कंसंट्रेट कर पाएंगे। और एज यूजुअल वेलकम बत्सर। थैंक यू वेरी मच कुलदीप जी, इस एनर्जी का प्रवाह शुरू करने के लिए। और मनीषा मैम, आज आपने जितने भी बहानेबाज लोग हैं जो कहते हैं कि मेरे पास में डंबल नहीं है, जिम में जाऊंगा तो ये एक्सरसाइज होंगी, तो बहुत सारी चीज़ों का तो आपने समाधान पहले ही कर दिया था। और आज आपने ये भी बता दिया कि पेन की टिप से भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि किसी के पास कोई बहाना बचा होगा अपने आप को बेटर करने का, और स्पेशली आइज़ को बेटर करने का। वंडरफुल। मिलन सर, आपका जो थॉट था बहुत शानदार थॉट था। रॉबर्ट टी कियोसाकी को पर्सनली मैं बहुत फॉलो करता हूँ, बहुत प्रमोट करता हूँ। उनकी एक बुक आई है रिसेंटली, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। तो वो जो बुक है वो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर उन्होंने विज़न दिया है कि 21वीं सेंचुरी में जो सबसे बड़ा बदलाव आएगा वो आएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिज़नेस है वो बहुत तेज़ी के साथ में ग्रो करेगा और एक चेंजिंग फैक्टर बनेगा हर किसी बिजनेस के लिए। सो बहुत शानदार थॉट है कि अगर आप फेल नहीं होंगे तो फिर आप जीतेंगे भी नहीं, और फेल को अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर जीत भी आपसे दूर चली जाएगी। तो ये एक बहुत वंडरफुल थॉट है। और इसको माइकल जॉर्डन जो बास्केटबॉल के वर्ल्ड फेमस प्लेयर रहे हैं, सो उन्होंने भी लिखा है, उनका एक फेमस कोटेशन है, I succeed because I failed over and over। बिल्कुल सही।
मैं बार बार असफल हुआ, इसलिए मैं सफल हो गया। और जितने भी महान लोग हैं, स्पेशली स्पोर्ट्स से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर हम लोग सचिन तेंदुलकर को ये मानते हैं कि वो क्रिकेट के भगवान हैं और पूरी दुनिया मानती है उनको, तो उनको भी अगर आप देखोगे, जब से उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो तब से लेके और उनके लास्ट मैच तक वो बहुत बार आउट हुए हैं। लेकिन वो बहुत बार तब आउट हुए जब उसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। रिकॉर्ड तो तभी रखा गया ना जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने लग गए, कितनी बार आउट हुए, कितनी सेंचुरियाँ मारी। लेकिन उससे पहले वो कितनी बार आउट हुए, कितनी बार वो ज़ीरो पे आउट हुए, तो वो कोई काउंट नहीं करता है। सो ठीक इसी प्रकार से आप भी लाइफ में जब एक लेवल पे आ जाएंगे ना, तभी आपको ट्रैक किया जाएगा, आपकी चीज़ों को ट्रैक किया जाएगा। उससे पहले शायद आपको उतना ट्रैक नहीं करेंगे। तो आप घबराइए मत। और मैं पर्सनल अपने आप से इसको रिलेट करूँ तो डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरे से ज़्यादा बेटर रिलेट कर पाएंगे। हमारे यहाँ पे मिलन सर एक लेवल होता है टेक्निकल लेवल, जहाँ पे पहली जो पिन है हमारी पर्ल की पिन स्टार्ट होती है। तो उस लेवल पे जाने के लिए क्वालिफिकेशन ये है कि आपको जो रॉयल्टी है हमारा 8% रॉयल्टी, उसको 3 महीने लगातार मेंटेन करना होता है। अगर आपने एक बार भी ब्रेक किया तो फिर आपको 0 से शुरू करना पड़ेगा। तो वो बहुत टफ लेवल है एक्चुअली। तो उस समय 6% रॉयल्टी होती थी, 8% नहीं होती थी। तो मैंने 6% रॉयल्टी पहले महीने की। दूसरे महीना बड़ा मुश्किल था, बड़ी मुश्किल से मैंने दूसरे महीने की। और तीसरे महीने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई, क्योंकि बिज़नेस में उतार चढ़ाव होते हैं, तो कुछ लोग टीम में से बिज़नेस छोड़ के चले गए। तो तीसरा महीना मुझे लगता था कि हो ही नहीं पाएगा। लेकिन बहुत बार हम जोड़ तोड़ के कर लेते हैं। तो जोड़ तोड़ करके मतलब इधर उधर प्रोडक्ट भी ज़्यादा नहीं होते थे हमारे पास में, ज्वाइनिंग का बिज़नेस था ज़्यादा, किटें होती थी। तो इधर उधर किटें विटें बेच बाच के हमने उसको तीसरे महीने भी कंप्लीट कर लिया। तो क्वालिफिकेशन तो पूरी हो गई। तो चौथे महीने आपको 5-5 लाख का वॉल्यूम करना होता है टेक्निकल जाने के लिए। तो वो जो चौथा महीना था, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन तो पूरी हो गई है, फिर जब भी आपको 5-5 लाख होगा तो आप टेक्निकल बन जाएंगे। तो चौथे महीने में मैंने 5-5 लाख करना था। और चौथे महीने में मेरी स्थिति ये हुई कि जो 6% रॉयल्टी थी वो भी मैं मेंटेन नहीं कर पाया और मैं 2% रॉयल्टी पे पहुंच गया। और 5वें महीने में मेरी रॉयल्टी भी टूट गई और फिर मेरा बिज़नेस बहुत डाउन चला गया। और मुझे 1 साल से ज़्यादा वेट करना पड़ा 5-5 लाख का बिज़नेस क्रिएट करने के लिए। यानी मैं यूँ कहूँ कि मैं हर महीने फेल हुआ। हर महीने में कोशिश करता था कि इस महीने में टेक्निकल जाऊँगा, और टीम के लोग वेट कर रहे थे कि आप टेक्निकल कब जाएंगे, आपको ट्रॉफी कब मिलेगी, रिकग्निशन कब होगा। तो मैं इतनी बार में फेल हुआ, मैं टेक्निकल नहीं जा पाया। सो ये पार्ट है हमारी ज़िंदगी का और हर फील्ड में है। अगर हम हेल्थ में भी बात करें तो जैसा कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि आपकी बॉडी तुरंत आपको असर नहीं दिखाएगी कि आपको ये फ़ायदा हो गया है, तो वो भी एक फेलियर ही है। तो उससे आपको घबराना नहीं है। उससे अगर आप चलते रहेंगे तो फिर जो सफलता है या जो गोल है आपका, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। तो थैंक यू मिलन सर फॉर रिमाइंडिंग अस। बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया सर आपने, आपका ही खुद का कि आज कौन याद कर पाएगा ये चीज़ कि आपको 1 साल लगा था टेक्निकल जाने के लिए। अब तो सब लोग आपको सिर्फ डायमंड के रूप में जानते हैं। सो आई थिंक उसके पीछे की मेहनत, कई बार वही होता है कि जो हमें सामने दिखता है उसके पीछे क्या हुआ है और क्या उस समय पे जो मनस्थिति रही होगी, क्योंकि उसको मैनेज करना आसान नहीं होता है। आज बताना बहुत आसान है वंस यू हैव डन दैट, बट उस समय जब आप उससे गुजर रहे होंगे तब एक्चुअली सबसे ज़्यादा करेज की आवश्यकता है, तब सपोर्ट की आवश्यकता है, तब अपने को मेंटली स्ट्रांग रखने की आवश्यकता है। अभी जैसे आपने माइकल जॉर्डन की बात की, एंड Michael Jordan, I remember always used to say कि people look at or remember those 3000 shots which I put right. वो 3000 शॉट जो मैंने सही डाले वो लोगों को याद रहते हैं। उसके लिए और 9000 है जो मेरे मिस हुए। तो वो जो 9000 मिस हुए हैं उसमें ये 3000 जो सही हुए हैं उसका सफलता का राज छिपा हुआ। तो मैंने अगर 300 गेम अपनी ज़िंदगी में जीते तो कम से कम 150 गेम मैंने हारे भी हैं अपनी ज़िंदगी में। वो लोगों को याद नहीं आता है, उसकी बात नहीं करता है कोई, लेकिन वो सब ज़रूरी था इसलिए मैं ये कर पाया। तो ये एक बहुत शानदार चीज़ है माइकल जॉर्डन से सीखने लायक। परफेक्ट सर, आई थिंक इट वाज अ फिनोमिनल, जिसको बोलते हैं ना एक ऑलराउंड जामा आप पहना देते हैं शॉट को। सो विद योर वेरी गुड एग्जांपल्स, आई थिंक उससे लोगों को याद रखने में बहुत आसानी होगी और प्रैक्टिकल चीज़ व्यक्ति को इजीली याद रह जाती है।
तो अब जो भी कोई हार के सामने होगा वो हमेशा याद करेगा कि यार व्हाट्सएप को भी 1 साल लगा था टेक्निकल बनने में, तो उतना टाइम तो कम से कम देना चाहिए। और मुकेश कोठारी जी की स्टोरी है ना सर, वो और भी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। वो अपनी स्टोरी में बताते हैं कि उनका बिजनेस जो है 90 लाख तक पहुंच गया था, और 90 लाख से वो कम होते होते शायद 2 लाख पे आ गया था। अब सोचिए जब वो हर महीने घट रहा है, 90 लाख से 80 आया, 70 आया, 50 आया, 40 आया, 2 आया, तो 2 पे तो आदमी यही सोचेगा ना ये 1 पे जाएगा और फिर 50,000 पे जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। तो जो आपने भी चीज़ बोली ना मिलन सर की, उस समय आपकी मनस्थिति क्या है, उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक चीज़ देखी है कि जब हमारी अपने आप से लड़ाई होती है ना, जब हम अपने विचारों से लड़ते हैं, तो वो लड़ाई जो है बहुत दमदार लड़ाई होती है, और आपकी असली परीक्षा उसी लड़ाई में होती है। क्योंकि हम सब लोग इमोशनल्स हैं, और कहीं ना कहीं जो भी फेलियर, सक्सेस या जो भी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती हैं, तो उनका सबसे पहले असर हमारे ऊपर में होता है। सो उसको हम लोग किस रूप में लेते हैं, और अपनी लड़ाई अगर हम लोग जीत गए तो फिर हम लोग दुनिया की लड़ाई तो आराम से हम लोग जीत जाएंगे। हाँ, सबसे पहले तो खुद से ही जीतना होता है। तो वही बात आ जाती है ना कि विचारों में, जब तक हमारे विचारों में हमें सक्सेस खुद को मिलते हुए नहीं दिखती है, तो एक्चुअल में तो आना डिफ़िकल्ट है। इट हैज़ टू स्टार्ट विद अ थॉट फर्स्ट। आज का और जो लोग हमारे मॉर्निंग सेशन में रहते हैं ना सर, वो सुबह सुबह अपने आप से जीतते हैं, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारे लोग जो हार जाते हैं ना, तो कहते हैं कि नहीं आज नहीं उठना, कल से शुरू करेंगे, वो हार गए। जो ये है कि नहीं मनीषा जी की क्लास अटेंड करनी है, तो वो हर रोज़ जीत से शुरुआत कर रहे हैं अपनी। मॉर्निंग में टाइम से उठ रहे हैं, टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हैं। सर सबसे बड़ा फ़ायदा जो लोगों को एक होगा, ऑब्वियसली ये उन लोगों के लिए जो 7 बजे दोबारा सो नहीं जाते हैं कि भाई 1 घंटा किया और सो गए। मेरे ख्याल से ऐसे लोग हार्डली कोई होंगे। तो जो उठ रहे हैं वो कम से कम अपना दिन का उनका कंट्रोल तो आ ही रहा है, और कुछ नहीं भी हो रहा है तो आपके दिन पे आपका कंट्रोल आ रहा है। आपके पास आपने अपनी बॉडी को टोन, मतलब जिसको बोलते हैं एकदम वार्म अप करके और सब करके तैयार कर लिया पूरे दिन के लिए। विचार आपको मिल चुके हैं अच्छे, तो आप कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे दिन भर में। कम से कम दिन आपके कंट्रोल में रहेगा, आप प्लान कर सकते हैं अपने दिन को। तो वो इकलौता बेनिफिट बहुत बड़ा है, और कुछ ना भी हो, दैट बेनिफिट अलोन इज़ गुड इनफ। हाँ, अब उसको कैसे लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं कई बार देखता हूँ एक इंटरनेट पर ना एक फ़ोटो नज़र आता है जहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं उस, और एक दीवार के पास में वो सीढ़ियाँ रखी हुई है, पर वो दीवार के अगेंस्ट में रखी हुई नहीं है सीढ़ियाँ कि उस पर चढ़ के दीवार क्रॉस की जाए। वो सीढ़ियाँ ज़मीन पे पड़ी हुई है एक के ऊपर। तो कई बार ये हो जाता है कि अपने पास रिसोर्सेज तो होते हैं, और उनको इस्तेमाल कैसे करना है ये हमको समझ में नहीं आता। तो ये जो हमको मिल रहा है, सुबह उठ गए हैं, अब अगर हम पूरे दिन को प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर रहे तो हम वेस्ट कर रहे हैं उस रिसोर्स को, जो हमने सुबह सुबह कमा लिया है जल्दी उठ के और अपने बॉडी और माइंड दोनों को तैयार करके। उसके बाद भी अगर हम दिन को व्यर्थ जाने दें तो फिर हम उस तरह बिहेव कर रहे हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो आ गए हैं, लेकिन हम रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर रहे हैं। वो सीढ़ी को हम दीवार पे नहीं लगा रहे, सीढ़ी को ज़मीन पे लिटा के रख दिया है, तो थोड़ी ऊपर चढ़ पाएंगे। सीढ़ी तो है हमारे पास। तो ये लोगों को जो भी लोग इस प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट और निवेदन है कि अपने दिन को जो है पूरा शानदार बनाइए, क्योंकि आपकी शुरुआत शानदार हो गई है। आप उन कई लोगों से, उन करोड़ों लोगों से ऑलरेडी आगे हैं जो अभी तक सो रहे हैं बिस्तर, तो उसका कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। यू शुड इनकैश योर डे। PVMF ब्रेकफास्ट, हमारा आज का PVMF का टाइम हो गया। और आप लोग जितने भी YouTube पे हमें देख रहे हैं, आप भी अगर PVMF ले रहे हैं अभी इस वक्त, तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस PVMF लिख के टाइप करके शेयर करिए, ताकि पता चले अभी तक कितने साथी हमारे साथ PVMF लेने लग गए हैं। और बहुत ही आज एक रेवोल्यूशन किया है कुलदीप मैंने। आज मेरे को कल ध्यान नहीं रहा, बनाना ख़त्म हो गया था कल सुबह, तो आज एप्पल था तो मैंने स्ट्रॉबेरी में एप्पल डाला है, तो देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। टुडे इज़ अ डिफरेंट थिंग, स्ट्रॉबेरी और एप्पल। और सभी से ये भी देखिए, यहाँ पे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि हम खाली एक ही टेस्ट पे डिपेंड नहीं रह सकते। हमारे पास घर में जो भी हो, हम चाहें तो उससे मिक्स करके बहुत अच्छा बना सकते हैं। यस यस यस, बहुत अच्छे कमेंट आ गए। आप लोग इतना जागरूक हो गए हैं, PVMF आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, रेगुलर करिएगा। पता चल रहा है आप लोग लिख रहे हैं कि PVMF हमने कंटिन्यू कर लिया है, PVMF लिखा है, वेरी गुड, ग्रेट।
ये देखिए, आप लोगों की सबकी सेहत, अच्छी सेहत के लिए ही है। कल जस्ट मैं एक छोटा सा एक वाकया शेयर करना चाहूँगा। कल मेरी किसी से बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि इस तरह के हमें नहीं लेने चाहिए, ये आपकी हेल्थ को ख़राब कर देंगे, हमें लोग कहते हैं। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति के पास जिस चीज़ का नॉलेज है, कम से कम आप उसी से इन चीज़ों के बारे में जानें। आज जैसे मनीषा मैम हमें इतना सब कुछ दे रहे हैं, तो उनके पास ये सभी चीज़ों का नॉलेज है, इसीलिए वो आज हमें इतना दे पा रहे हैं। और आप अगर एक्सरसाइज के बारे में जाके किसी आम इंसान से पूछेंगे, तो वो तो यही कहेगा कि मत कर यार, तेरा शरीर दर्द करेगा, क्या जल्दी जल्दी उठना है, जल्दी मत उठे। किसी आलसी आदमी से पूछेंगे